हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी फर्स्ट पोएट्री विच इज़ माई मदर एट 66। अब अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने पोम का एक्सप्लेनेशन किया है, पोएटिक डिवाइसेस हमने उसमें आपको एक्सप्लेन करे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर समरी, सारे वीडियोस हमने प्रिपेयर करके आपको प्रेजेंट किए हुए हैं। तो आप जल्दी से जाइए, अगर आपने नहीं देखे तो वो देख कर आइए, क्योंकि अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस पोम के सारे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम? इस पोम के पोएट कौन है, किन्होंने ये पोम को लिखी है? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें सही ऑप्शन एक ऑप्शन को चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉन कीट्स, सेकंड रडियार्ड किपलिंग, थर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एंड फोर्थ है कमला दास। तो इसका ऑप्शन और इसका आंसर जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है बुक्स में और हमने कवर भी किया है, आंसर रहेगा डी, कमला दास। तो जो पोएट है इस पोम की वो है कमला दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हर वर्क नोन फॉर? जो कमला दास, ये हर कौन है? ये हर है कमला दास, यानी कि इस पोम की ऑथर या पोएटिस। तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया और वो किन अपने कामों के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शंस हैं फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, यानी कि वो बिल्कुल ओरिजिनल पोम्स लिखती हैं, कुछ भी फेक नहीं लिखती। फॉर इट्स पॉपुलैरिटी, यानी कि कमला दास और उनका जो काम उन्होंने किया, जो पोम्स लिखी काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी फेमस हैं। फॉर इट्स स्टाइल, जो स्टाइल वो यूज़ करती हैं अपनी पोम्स में लिखने का, क्या वो काफ़ी नोन है, काफ़ी लोगों में फेमस है। फॉर द एक्सप्रेशंस यूज, और जो भी वो एक्सप्रेशंस या लाइंस यूज़ कर रही हैं उनके लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर इट्स ओरिजिनलिटी। जो भी कमला दास अपनी पोम्स लिखती हैं वो काफ़ी ओरिजिनल होती हैं, बेसिकली लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। ये पोम भी उनकी ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि वो जो है, उनकी मदर जो है कमला दास की, वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं, 66 ईयर्स की हो गई है, और उनके फेस को देखकर कमला दास को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मेरी मदर ओल्ड हो गई है, और कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार जब मैं वापस आऊँ तो मैं अपनी मदर को देख ही ना पाऊँ, क्योंकि शायद उनकी डेथ ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत वीक लग रही है और उनका फेस पूरा रिंकल से भर चुका है। तो ये काफ़ी ओरिजिनलिटी अपनी पोम्स में मेंशन करती हैं, बेसिकली लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को ही शेयर करती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? किस तरीके का पेन और एक, यानी कि कौन सा ऐसा दर्द है जो बार बार पोएट फील करती है और उनके दिल में ये डर और दर्द बार बार आता है। तो ऑप्शंस है लूजिंग हर मदर, जब भी वो अपनी मॉम को देखती हैं तो उनको लगता है मैं अपनी मॉम को खो दूंगी या उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि शी इज़ वेरी वीक एंड शी हैज़ बीन हर फेस इज़ फिल्ड विथ रिंकल्स। तो ये सब देख के उनको काफ़ी इनसिक्योरिटी होती है और दिल में उनके शायद दर्द है कि मैं एज अ डॉटर अपनी मॉम की कोई टेक केयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे जॉब के लिए जाना है, मुझे अपने काम के लिए शहर छोड़ के जाना है कहीं और। तो उनको ऐसा लगता है मैं अपनी मॉम को खो दूंगी। तो माइट भी आंसर आपका ये हो सकता है, तो इस पर एक स्टार बना देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हार्ट अटैक। क्या उनको डर लगता है कि हमेशा उन्हें हार्ट अटैक या उनकी मॉम को हार्ट अटैक आ जाएगा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हेडेक, हमेशा उनको सर दर्द लगा रहता था? नहीं, ऐसा कोई दर्द नहीं था उन्हें। चिल्ड्रन स्क्रीमिंग एट हर, क्या इस चीज़ का उनको दर्द और तकलीफ थी कि बच्चे हर वक्त उन पर चीखते चिल्लाते हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, लूजिंग हर मदर। उनको सिर्फ यही डर लगा रहता था कि मैं अपनी मॉम को खो दूंगी या उनकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। तो ये जो टाइटल है माई मदर एट 66, इसका क्या इम्पोर्टेंस, क्या हमको इससे एसेंस समझ में आता है इस टाइटल से? पहला है पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर। पोएट को हमेशा डर लगा रहता है कि वो अपनी बूढ़ी माँ को खो देंगी या उनकी डेथ हो जाएगी। तो यस, हम ये कह सकते हैं। पोएट्स फियर ऑफ फास्ट मूविंग फास्ट, पोएट को बहुत डर लगता है कि कार या कोई भी गाड़ी बहुत तेज चलती है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पोएट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, पोएट को दिल में डर तो है कि मैं अपनी माँ को खो दूंगी या मेरी मदर की डेथ हो जाएगी, और दूसरा तकलीफ उनको ये है कि शी इज़ वेरी इनेबल, यानी कि वो अपनी ये बात को अपनी मॉम के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि उनके दिल में ये इनसिक्योरिटी है, ये डर लगा रहता है कि माँ मैं आपको खो दूंगी। यस, तो ये भी एक आंसर हो सकता है। ये ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन। तो ऑल ऑफ दीज तो डेफिनेटली
हो नहीं सकता। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर। पोएट को हमेशा यही डर लगा रहता है कि मैं अपनी बूढ़ी माँ को खो दूंगी या शायद उनकी डेथ ना हो जाए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्री स्प्रिंटिंग। अब ट्री स्प्रिंटिंग, ये जो लाइन, ये जो दो वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज किया गया है, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है? तो ट्री स्प्रिंटिंग का पहले मतलब समझते हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ विच इज़ वेरी फास्ट मूविंग, जो बहुत तेज तेज मूव करती है। जब हम कार में बैठे रहते हैं और कार मूव करती है, तो अगर हम विंडो के बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज बहुत ज़ोर ज़ोर से मूव हो रहे हैं। गाड़ी तो आगे चल रही है लेकिन ट्रीज तो वही हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और काफ़ी स्पीड में। तो दैट इज़ नोन एज ट्री स्प्रिंटिंग। तो यहाँ पे ट्री स्प्रिंटिंग जो है, क्या ये एक मेटाफर है, क्या एक सिमिली है, क्या एक ऑलट्रेशन है या पर्सोनिफिकेशन है? तो सबसे पहले मेटाफर का मतलब समझते हैं। मेटाफर में एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, और इसीलिए कंपेयर किया जाता है क्योंकि दोनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर तो मेटाफर यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि ट्रीज को कंपेयर किया है स्प्रिंटिंग से, यानी कि कोई फास्ट मूविंग चीज़ से। तो ट्री तो एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ नॉट अ ह्यूमन, अपनी एक जगह पे वो फिक्स्ड रहती है। तो ट्री कैसे स्प्रिंट करेगी? तो ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो फिक्स्ड रहती है, और स्प्रिंटिंग यानी फास्ट मूविंग। तो ट्री को आपने स्प्रिंटिंग से कंपेयर किया और दोनों की सेम क्वालिटीज़ या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो मेटाफर तो डेफिनेटली यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज़ नहीं हुआ है। सेकेंड होता है सिमिली। सिमिली यानी कि जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हो, एंड वाइल कंपेयरिंग आप एज या लाइक ऐसे दो वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ अ सिमिली, यानी कि ब्राइट एज सनलाइट या ब्यूटिफुल लाइक रोज। तो यहाँ पे एज या लाइक जैसे वर्ड्स यूज हुए हैं, तभी सिमिली होता है जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हो। लेकिन यहाँ पर ना तो एज यूज हुआ है ना तो लाइक यूज हुआ है, दैट मीन्स सिमिली भी यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज नहीं हुआ है। ऑलिट्रेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें जो भी वर्ड्स साथ में लिखे गए उनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कोई कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट यानी वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये वावल्स होते हैं। वो इन वावल्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं, जैसे बी सी डी और जो भी आगे के लेटर्स होते हैं, वावल्स को छोड़ के वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अगर फर्स्ट लेटर्स उस एक्सप्रेशन के कोई कॉन्सोनेंट है और सेम कॉन्सोनेंट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर एस यूज़ हुआ है तो फर्स्ट लेटर्स सबके एस ही होने चाहिए, या टी यूज़ हुआ है तो सारे फर्स्ट लेटर्स जो टी ही होने चाहिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहला लेटर टी है और दूसरा लेटर एस है, यानी दोनों अलग हैं, सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स नहीं है। दैट मीन्स ऑलिट्रेशन भी यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब आप एक चीज़ को कोई एक ऐसी चीज़ जो नॉन ह्यूमन है, कोई चीज़ जो इंसान नहीं है, लेकिन आप उसको कंपेयर कर रहे हो किसी ह्यूमन क्वालिटी से, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पर ट्री क्या है? ट्री एक नॉन ह्यूमन चीज़ है, यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ जो इंसान नहीं है, और उसके साथ आपने एक ऐसी क्वालिटी जोड़ दी जो ह्यूमंस की क्वालिटी होती है। फास्ट कौन मूव कर सकते? ह्यूमंस। तो ह्यूमंस फास्ट मूव कर सकते हैं। सो बेसिकली ट्रीज जो कि एक नॉन ह्यूमन चीज़ है, उसके साथ एक ह्यूमन क्वालिटी आपने एसोसिएट कर दी, और इसी को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारा लास्ट यानी फोर्थ ऑप्शन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, विच इज पर्सोनिफिकेशन। आंसर देख लेते हैं। यस, नंबर डी, इट इज personification. Okay, so option D would be the right option for this question. Next, what does this narrative style of the poem signify? अभी जो पूरी पोम है नरेटिव स्टाइल में लिखी गई है। नरेटिव स्टाइल क्या होता है? यानी कि खुद पोएट जो है अपनी जो कहानी है या जो अपनी पोम है खुद नरेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं अपने मुंह से। सो दैट इज़ अ नरेटिव स्टाइल। तो ये जो नरेटिव स्टाइल है ये क्या सिग्निफाई कर रही है, ये हमको क्या बताना चाहती है पोम में? तो ऑप्शंस है डिफरिंग थॉट्स, कि ऑथर या फिर जो पोएट है उनके माइंड में डिफरिंग थॉट्स हैं, यानी एक ही वक्त पे अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। मैनी थॉट्स, यानी कि एक बार में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। या कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स, यानी कि दो थॉट्स हैं, एक थॉट है
और दूसरा थॉट है दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट हो रहे हैं, यानी कि ऑपोजिट चल रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी चीज़ चूज करूं। या अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्स विथ हार्श रियलिटीज़, या उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है बार बार और उसके साथ बहुत सारी हार्श रियलिटीज़, यानी बहुत सारी ऐसी रियलिटीज़ जो काफ़ी पेनफुल है ऑथर के लिए, वो चल रहा है। तो येस, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों ये करेक्ट क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो ऑथर है या जो पोएट है उनके माइंड में ये चल रहा है, एक ही बात चल रही है कि मेरी मदर की कहीं डेथ ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो गई हैं। और वो क्यों ऐसा सोच रही हैं? क्योंकि वो अपने सामने हार्श रियलिटीज़ यानी कड़वे सच देख रही हैं कि उनका चेहरा पूरा रिंकल से भर चुका है, वो काफ़ी पेल हो गया, उनका फेस वीक हो गया है, वो मुंह खोल के सो रही हैं कार में जब ऑथर को या जब पोएट को वो ड्रॉप करने जा रही हैं एयरपोर्ट तक। तो ये सारी रियलिटीज़, ये सारी कड़वे सच देख के ना चाहकर भी पोएट के माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही है कि मेरी मदर की कहीं डेथ ना हो जाए, बिकॉज शी इज़ वेरी ओल्ड, उनकी एज 66 ईयर्स की हो गई है। तो ऑप्शन नंबर डी विच इज़ अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्सड विथ हार्श रियलिटीज इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोम? पूरी पोम का मेन आइडिया क्या है? पेनफुल ओल्ड एज, कि जो बुढ़ापा है काफ़ी पेनफुल होता है। डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, डिसकलरेशन यानी कि आपकी स्किन का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, यानी कि पोएट की मॉम का जो फेस का कलर था काफ़ी चेंज हो गया था, रिंकल से भर गया था, पेल यानी पीला हो गया था उनके चेहरे का कलर। केयरलेसनेस ऑफ अ डॉटर, कि एक डॉटर कितनी केयरलेस है, अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पा रही। या लैक ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि पोएट की मॉम के अब अंदर स्ट्रेंथ यानी ताकत की कमी हो गई है, क्योंकि अब वो बहुत वीक हो गई हैं, उनकी हालत अब सही नहीं, शी इज़ वेरी ओल्ड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेनफुल ओल्ड एज, यानी कि ये जो ओल्ड एज है, ये जो बुढ़ापा है उनकी मॉम का, वो पोएट के लिए काफ़ी पेनफुल है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी मॉम काफ़ी ओल्ड हो गई है और शायद वो उनको नेक्स्ट टाइम नहीं देख पाएंगी और शायद उनकी डेथ हो जाए। तो यही पेन है वो जो बार बार ऐसा सोच रही है और इमेजिन कर रही है अपने थॉट्स में। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन? ये जो पेन है, ये जो तकलीफ बार बार पोएट को हो रही है कि कहीं उनके मदर की डेथ ना हो जाए, ये बार बार पोएट इससे क्या रियलाइज कर पा रही हैं? तो ऑप्शन ए, हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉप्स। कॉप्स का मतलब क्या होता है? कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। जैसे डेड बॉडी कैसे होती है? जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, डेड बॉडी का चेहरा बिल्कुल पेल पीला हो जाता है, वीक सी दिखती है डेड बॉडी। तो जब पोएट को उनकी मॉम एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने जा रही थी तो कार की पीछे वाली सीट पे दोनों बैठी हुई थी, तो पोएट ने नोटिस किया कि उनकी मॉम मुंह खोल के वहीं पे सो रही है और वो कॉप्स जैसी, यानी ऐसा लग रहा था कि कोई डेड बॉडी लेटी हुई है, क्योंकि वो इतनी इनएक्टिव लग रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या ऑप्शन यूज़ किया है? हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉप्स। शी इज़ इनकंसिडरेट, पोएट क्या इनकंसिडरेट है? इनकंसिडरेट का मतलब ये होता है कि जो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं और उनके एक्शंस का दूसरे लोगों पे क्या पेन हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है, वो सोचते नहीं हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी इनकंसिडरेट होते हैं जिनको किसी की कोई फिक्र नहीं होती। तो पोएट तो यहाँ पे इनकंसिडरेट नहीं है, क्योंकि उनको फिक्र है अपनी माँ की, तभी वो बार बार कुछ टाइम में उनसे मिलने आती हैं। ओल्ड एज इज़ प्लेजेंट, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा काफ़ी प्लेजेंट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बुढ़ापा तो ऑब्वियसली पेनफुल होता है, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको डेथ की तरफ ले जाता है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। शी हैज़ ड्यूटीज़, पोएट की कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ जॉब है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से उनको बार बार अपनी मॉम को छोड़ के कुछ टाइम के लिए जाना ही पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो पोएट क्या रियलाइज़ कर रही है जो तकलीफ़ हो रही है? तो वो ये रियलाइज़ कर रही है कि उनकी जो मदर है उनका अपीयरेंस कैसा है? लाइक अ कॉप्स, यानी कि लाइक अ डेड बॉडी, क्योंकि वो इस तरीके से कार में सो रही थी। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फैमिलियर एक? एक यानी कि पेन या आपको तकलीफ जो हो रही है, और फैमिलियर का मतलब क्या है? फैमिलियर का मतलब होता है कि कोई चीज़ जिससे आप काफ़ी फैमिलियर हो, काफ़ी वाकिफ़ हो, क्योंकि वो चीज़ आपके साथ पहले भी हो चुकी है। तो ये जो तकलीफ़ है, ये जो पेन पोएट फील कर रही है, ये उससे काफ़ी वाकिफ़ है, काफ़ी फैमिलियर है। तो क्यों? ऑप्शन है, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, क्योंकि बचपन से ही उसको डर लगा रहता था कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ।
हर मदर्स वीक हेल्थ, क्योंकि इस बार वो आई है तो अपनी माँ की बहुत वीक हेल्थ देख रही है और उससे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी की डेथ ना हो जाए। हर ड्यूटीज़, यानी कि पोएट की ड्यूटीज़, यहाँ पे उनका जॉब, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से उनको बार बार अपनी मॉम को छोड़ के जाना पड़ता है। हर हेल्पलेसनेस, पोएट काफ़ी हेल्पलेस है, यानी कि खुद की मदद नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि एक तरफ जॉब है, पैसा कमाना भी इम्पोर्टेंट है फैमिली चलाने के लिए, लिविंग अर्न करने के लिए, और एक तरफ मॉम है जो काफ़ी ओल्ड हो रही है, जिनको हेल्प की, केयर की एंड अफेक्शन की नीड है। तो यहाँ पे फैमिलियर, एक वो जाना पहचाना दर्द जो हमेशा पोएट फील करती है, वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। बचपन में भी शायद वो अपनी माँ से अलग हो गई थी कुछ टाइम के लिए, तो वो उनको काफ़ी दर्द हुआ था, काफ़ी पेन हुआ था अपनी मॉम से अलग होने का। तो वही दर्द उनको अब भी वैसा ही फील हो रहा है, क्योंकि वो अपनी मॉम की वीक कंडीशन देख रही है, उन्हें लग रहा है कि उनकी मॉम की कहीं डेथ ना हो जाए। तो ये उनका बचपन का ही डर है जो अब भी उनको फील हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई? जैसे मैंने आपको बताया ही था कि कार में जब वो लोग बैठे थे तो कार की विंडो से जब बाहर देख रहे थे, चलती कार की बाहर, कि जो ट्रीज है वो रन करते हुए, दे वर सीमिंग लाइक रनिंग ट्रीज, यानी कि ऐसा लग रहा था पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये जो रनिंग ट्रीज है पोम में, ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? तो ऑप्शन ए, फास्ट मूविंग अपीयरेंस, यानी वो बहुत तेज तेज मूव हो रहे हैं, ऐसे दिखाई पड़ते हैं। स्पीड ऑफ द मूविंग कार, की कार बहुत स्पीड में चल रही है। थर्ड, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, यानी कि जितनी स्पीड में, जितनी तेज़ी से चलती कार में हमें ये ट्रीज दौड़ते हुए पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो कहती है इतनी ही स्पीड में ऐसा लग रहा है कि मेरी मॉम बचपन से अब इतनी ओल्ड हो गई और लिटरली अब ऐसा लगने लगा है कि उनकी डेथ ना हो जाए। तो ये जो चेंज है, ये दौड़ते हुए ट्रीज से उन्होंने कंपेयर किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। ओके, नेक्स्ट, हु लिव्स एट कोचिन? कोचिन में कौन रहता है? अब ये कोचिन क्या है? कोचिन, जिसको आज की डेट में हम कोची भी कहते हैं, इज द कैपिटल ऑफ केरला। ये केरला की कैपिटल है साउथ इंडिया में। ओके, तो यहाँ कोचिन में कौन रहता है? पोएट खुद रहती है कमला दास, या फिर उनके पेरेंट्स रहते हैं, बोथ ए एंड बी, यानी पोएट और उनके पेरेंट्स दोनों, नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई भी कोचिन में नहीं रहता। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोएट, यानी खुद पोएट कोचिन में रहती थी, इसलिए वो वहीं पे जा रही थी, शायद वहाँ पर उनकी जॉब थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, पोएट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाई? पोम में एक एक्सप्रेशन यूज हुआ है एशन फेस, इसका क्या मतलब है, ये क्या सिग्निफाई करता है? एशन का मतलब होता है राख, ऐश, काली राख जो होती है वो। तो पोएट को उनकी मदर का चेहरा एक एशन फेस लग रहा था, जैसे राख कैसी काली हो जाती है, झुर्रियों वाली, मुरझाई हुई, वैसा ही ऐश जैसा, एशन, राख जैसा फेस पोएट को अपनी मॉम का दिखाई पड़ रहा था। तो एशन फेस का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, कलर ऑफ द फेस, चेहरे का कलर से इसका मतलब है। फेस इज कवर्ड विद ऐश, यानी एक्चुअली में फेस जो है राख से कवर्ड है, तो ऐसा तो नहीं था, वो क्यों लगाएंगे ऐश अपने फेस पे? पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर, पोएट की मदर का चेहरा काफ़ी पेल था, पीला हो गया था, वीक था, और ऐसा लग रहा था लाइफलेस है, यानी उनके चेहरे में कोई जान ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म, मुरझाया हुआ चेहरा लग रहा था पोएट की मॉम का। तो यस, ये एक ऑप्शन हो सकता है। या फिर टू शो अगली फेस, ये एक्सप्रेशन इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि पोएट की मॉम का चेहरा काफ़ी अगली, यानी कि काफ़ी बदसूरत था, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, उनका चेहरा तो ठीक था, लेकिन बस ओल्ड एज होने की वजह से वीक और पेल लग रहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ द पोएट्स मदर। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार? जब पोएट और उनकी मॉम कार में बैठ के एयरपोर्ट जा रहे थे तो उन्होंने कार के बाहर क्या नोटिस किया? तो ऑप्शन ए, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, कि ट्रीज स्प्रिंट हो रहे थे, यानी पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई पड़ रहे थे चलती कार में से, और इधर उधर बच्चे भाग रहे थे। ऑप्शन नंबर बी, स्कूल्स एंड रोड्स, बाहर उनको स्कूल्स दिखे, सड़कें दिखी, रोड्स दिखी, अदर व्हीकल्स, दूसरी गाड़ियाँ दिखी, मैनी पीपल ऑन द रोड, और
रोड पे बहुत सारे लोग चलते फिरते दिखाई दिए। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन स्पेशली जिस चीज़ के बारे में पोम में मेंशन किया गया है वो है स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि बाहर ये सारी चीज़ें बहुत एक्टिव थी। बच्चे भी कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं, बहुत फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पोएट देख रही थी। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीज़ों को अपनी मॉम से कंपेयर कर रही थी, क्योंकि उनकी मॉम बहुत ज़्यादा वीक दिख रही थी, बिल्कुल उनमें एनर्जी नहीं थी, काफ़ी इनएक्टिव थी। और वहीं दूसरी तरफ जब वो विंडो के बाहर देखती हैं कि बच्चे तो काफ़ी एनर्जेटिक हैं, काफ़ी फुल ऑफ लाइफ हैं, तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स उनके माइंड में आ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए, विच इज स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डू दी पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई? पार्टिंग वर्ड्स का मतलब जब आप किसी से बिछड़ रहे हो या सी ऑफ कर रहे हो या बाय बाय बोल रहे हो, तो बस उस वक्त जाते वक्त आप क्या बोल रहे हो उनसे, वो होते हैं पार्टिंग वर्ड्स। तो जब एयरपोर्ट पे वो जा रही थी वापस कोचिन और उनकी मॉम यहाँ पर उनको ड्रॉप करने आई हुई थी एयरपोर्ट पे, तो वो अपनी मॉम से कहती हैं सी यू सून अम्मा, यानी फिर मिलती हूँ तुमसे मैं माँ। इन वर्ड्स का, इन शब्दों का क्या सिग्निफिकेंस है? ये शब्द हमें क्या बताना चाहती है? एक तरफ तो उनके माइंड में डर था कि मेरी मदर बहुत ओल्ड हो गई है और माइट भी उनकी डेथ हो जाए, जब अगली बार मैं आऊँ तो शायद अपनी मॉम को ना मिल पाऊँ। और दूसरी तरफ वो अपना ये पेन छुपा रही हैं और अपने मुंह से कह रही हैं सी यू सून अम्मा, यानी जल्द मिलती हूँ तुमसे मैं माँ। यानी कि कहीं ना कहीं उनके दिल में डर तो है, डर है, पेन है अपनी माँ को खोने का, लेकिन वो इन सब चीज़ों को छुपा रही हैं और अपने आप को होप एंड रीअश्योरेंस दे रही हैं कि नहीं, मैं आऊँगी अगली बार और अपनी मॉम से मिलूँगी। तो ऑप्शंस हैं हर केयरलेसनेस, यानी कि पोएट काफ़ी केयरलेस थी, अपनी माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मिलने भी नहीं आती उनसे। हर ऑप्टिमिस्टिक फेविल फुल ऑफ चेयरफुलनेस। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव रहना। तो ये जो वर्ड्स हैं, पार्टिंग वर्ड्स है, इससे पोएट का पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई देता है कि नहीं, वो अपने भले माइंड में कुछ भी नेगेटिव सोच रही है, लेकिन अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाने की कोशिश कर रही है, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई विल डेफिनेटली मीट माई मॉम व्हेन आई विल कम नेक्स्ट टाइम। और वो काफ़ी चेयरफुल फील कर रही है, क्योंकि जाते वक्त वो स्माइल भी कर रही थी। नेक्स्ट, शी बिड्स गुड बाय लाइक दिस। वो हर बार अपनी मॉम को ऐसे ही गुड बाय बोलती है। तो बोलती होंगी, लेकिन इस बार तो बहुत डर में थी, अंदर से काफ़ी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। शी इज़ इन अ हरी। पोएट बहुत जल्दबाजी में उनको अपनी फ्लाइट कैच करनी और जल्दी से उन्होंने बोल दिया सी यू सून अम्मा। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट स्माइल सिग्निफाई इन द पोम? आखिरी में स्माइल 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 ये 3 बार इस तरीके से लिखा होगा आपकी पोम में। तो ये जो वो स्माइल करती हुई जा रही है अपनी मॉम की तरफ देख के, ये पोएम में क्या सिग्निफाई करता है, यानी हमें क्या बताने की कोशिश करता है? तो ऑप्शंस हैं हर अश्योरेंस टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड, कि वो अपनी माँ को सामने से स्माइल करके अश्योरेंस दे रही है कि मैं तुमसे जल्द मिलूंगी, जल्दी से आ जाऊंगी, और अंदर से काफ़ी डरी हुई है और काफ़ी हेल्पलेस फील कर रही है कि मैं चाहकर भी नहीं रुक सकती अपनी माँ के पास, उनको लव एंड अफेक्शन एंड केयर की ज़रूरत है और मैं चाहकर भी नहीं रुक पा रही। तो सामने तो वो हैप्पी फील करके अपनी मॉम को रीअश्योरेंस दिखा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर काफ़ी हेल्पलेस फील कर रही है। सेकेंड, शी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इसलिए स्माइल कर रही है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई स्माइल करो और चलो जल्दी से निकलो जॉब के लिए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट, शी हैज़ टू डू हर ड्यूटी फर्स्ट। वो इसलिए स्माइल कर रही है क्योंकि उनको पता है मुझे जाना तो है, क्योंकि पहले मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। तो ये चीज़ तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर हेल्पलेसनेस की भी फीलिंग थी। तो सिर्फ ये चीज़ नहीं थी, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। शी इज़ अ लविंग डॉटर। वो बहुत लविंग डॉटर है। येस, वो लविंग डॉटर तो है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उनके लिए जॉब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़िंदगी जीने के लिए, लाइफ में अपनी लिविंग अर्न करने के लिए जॉब तो करना है, पैसे तो कमाने, इसीलिए उनको मजबूरन जाना पड़ा ना चाहते हुए भी। तो लविंग डॉटर तो हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हेल्पलेस भी फील कर रही थी इनसाइड अपने अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, what is the universality of the theme of the poem?
यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो सच है, ट्रू है, और चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि वो यूनिवर्सली ट्रू है, ट्रुथ है, कभी नहीं बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि सन राइज होगा, फिर सनसेट होगा, तो एक टाइम पे सनराइज एंड सनसेट होगा ही होगा, चाहे धरती हो ना हो, गर्मी सर्दी बारिश कोई सी भी सिचुएशन हो, ये चीज़ यूनिवर्सली ट्रू है, यानी ये चीज़ किसी भी सिचुएशन में नहीं बदल सकती। तो जो पोम की थीम है उसमें क्या यूनिवर्सलिटी है, यानी कि उसमें ऐसी क्या सच्चाई है जो चाहकर भी पोएट नहीं बदल सकती? ऑप्शन ए, डेथ इज़ अ ट्रूथ, यानी डेथ तो एक दिन सबको आनी ही है, चाहे कुछ भी आप कर लो, तो ये एक यूनिवर्सली ट्रुथ बात है, सही बात है। लाइफ इज़ अ रियलिटी, असलियत लाइफ ही है, जो भी लाइफ चल रही है वो असलियत है, लेकिन लाइफ में एक और चीज़ असलियत है, एक और चीज़ ट्रू है कि डेथ भी आनी है, तो अकेली ये चीज़ तो सही ऑप्शन नहीं है। एवरीवन इज़ हैप्पी, सब लोग इस दुनिया में खुश हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एवरीवन हैज़ सम और दी अदर प्रॉब्लम्स इन द लाइफ, और लाइफ का मतलब ही होता है अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो हर इंसान हमेशा ही खुश रहेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। टू शो ओल्ड एज, कि सबको एक ना एक दिन बुढ़ापा ओल्ड एज आना ही है, तो येस वी कैन ऑल्सो कंसिडर दिस ऑप्शन। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स डेथ इज ट्रुथ। चाहे ओल्ड एज हो या कुछ भी हो, बच्चा अगर पैदा हुआ है इस दुनिया में तो वो ओल्ड होगा ही होगा, इस दुनिया की कोई ताकत उसको बूढ़ा होने से रोक नहीं सकती, लेकिन ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटम क्या है, एक दिन डेथ तो आनी ही है, डेथ से कोई नहीं बचा, डेथ इज अ ट्रूथ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट वरिड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, जैसे ही पोएट ने अपनी मदर को देखा तो क्या चीज़ उनको वरी करी थी, उनको क्या टेंशन होने लगी? ऑप्शन ए, हर फेस, उनका चेहरा जो कि काफ़ी वीक था वो, हर ब्रोकन आर्म, उनका हाथ टूटा हुआ था, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कहीं से कहीं तक पोम में, हर लविंग वर्ड्स, अगर उनकी मॉम ने उनको कुछ लविंग वर्ड्स बोले तो उससे टेंशन की क्या बात होगी, इससे तो अच्छी बात है, दोनों की बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी, तो लविंग वर्ड्स तो नहीं हो सकता। हर डिक्लाइनिंग एज, ये डिक्लाइनिंग यानी डिक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, कोई ऐसी चीज़ जो घट रही है, तो पोएट उनकी ढलती हुई उम्र देख के बहुत वरिड हैं, बहुत टेंशन में, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हर डिक्लाइनिंग एज, क्योंकि एज डिक्लाइन हो रही है तभी तो चेहरा भी वीक हो रहा है, फेस उनका पेल हो रहा है, वॉन हो रहा है, वॉन यानी कि काफ़ी वीक फेस हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, why has the poet used the imagery of merry children spilling out of their homes? अब इमेजरी एक तरीके का पोएटिक डिवाइस होता है, यानी कि जब पोएट इस तरीके का कोई पोएटिक डिवाइस कुछ लाइंस में पोम में यूज़ करता है, तो जब रीडर उसको रीड करता है तो वो अपने दिमाग में उस चीज़ को इमेजिन भी कर सकता है। तो पोएट ने कुछ लाइंस यूज़ करी है कि मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी यानी कि हैप्पी, खुश बच्चे, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म अपने घर से बाहर निकलते हुए, स्पिल करते हुए यानी बहुत स्पीड में बाहर निकलते हुए आ रहे थे। तो जब पोएट ने ये लाइंस यूज़ करी तो हम उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे बहुत सारे बच्चों की भीड़ घरों से अपने बाहर निकल रही थी खेलने के लिए, एंड दे वर फुल ऑफ एनर्जी। तो पोएट ने ये इमेजरी क्यों यूज़ करी है? इसीलिए यूज़ करिए क्योंकि एक तरफ वो अपनी कार के विंडो के बाहर देख रही थी कि बच्चे फुल ऑफ लाइफ हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, दूसरी तरफ वो देख रही थी कि कार में उनकी मॉम, जिनका फेस बिल्कुल लाइफलेस दिखाई दे रहा था, उनका शरीर कितना वीक दिखाई दे रहा था क्योंकि उनकी एज बहुत ओल्ड हो गई। तो बच्चे और बुढ़ापे, दो चीज़ों को उन्होंने कंपेयर करने के लिए ये लाइन्स यूज़ करी है। तो ऑप्शन है टू शो होप, यानी उम्मीद दिखाने के लिए कोई किसी चीज़ की। टू शो हैप्पीनेस, बच्चों को इसलिए उन्होंने बच्चों की लाइन यूज़ करी है क्या हैप्पीनेस शो करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं था क्योंकि उनको चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज में कंपैरिजन दिखाना था, इसीलिए उन्होंने ये लाइंस यूज़ करी। तो ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। टू शो यूथफुलनेस ऑफ हर एज, वो इसीलिए लाइंस इसलिए यूज़ कर रही हैं ताकि वो यूथफुलनेस यानी यंग बच्चों की एज दिखा पाए पोम में, तो ऐसा भी नहीं था। टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन, ताकि वो कोई उम्मीद और बच्चों की खुशी दोनों दिखा पाए। उम्मीद है उनको पोएट को कि शायद उनकी मॉम ठीक हो जाए, जैसे बच्चे खुश हैं वैसे मेरी मदर भी खुश होए,
वीक ना फील करें। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन, कि बच्चे हमेशा होप्स, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन से उनकी आंखें भरी रहती हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। और उसके ऑपोजिट बिल्कुल उनकी मॉम थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा लाइफलेस लग रही थी। नेक्स्ट, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली यूज्ड इन द पोम। पोम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए, जिसमें से एक सिमिली भी है। सिमिली में क्या होता है, जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हो एंड वाइल कंपेयरिंग आप एज या लाइक जैसे वर्ड्स को यूज़ करते हो, जैसे ब्राइट एज सनलाइट। तो आपने एक चीज़ को कंपेयर किया सन से, कि ये चीज़ इतनी ब्राइट है जितनी सन ब्राइट होता है, और एज वर्ड का यूज़ किया या लाइक वर्ड का यूज़ किया, दैट इज़ अ सिमिली। तो पोम में कोई ऐसा आप हमको बताइए एक्सप्रेशन जहाँ पे सिमिली यूज़ हुई है। तो ऑप्शन है फैमिलियर एक, यानी वही बचपन का पुराना दर्द जो बार बार पोएट को होता था अपनी मॉम से बिछड़ने का। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ना लाइक वर्ड दिख रहा है हमें, ना एज वर्ड दिख रहा है, तो ये सिमिली नहीं है। सेकेंड है लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स यानी कि डेड बॉडी। तो यहाँ पर पोएट अपनी मॉम को किससे कंपेयर कर रही है, एक डेड बॉडी से कंपेयर कर रही है, और इसीलिए कंपेयर कर रही है क्योंकि वो इस तरीके से सो रही थी जैसे एक कोई डेड बॉडी जैसे इनएक्टिव होती है बिना किसी मूवमेंट के। इसीलिए पोएट को ऐसा लग रहा था कि उनकी मॉम एक डेड बॉडी जैसे सो रही है, क्योंकि उनके दिमाग में डर भी था कि मेरी मॉम की एज बढ़ रही है और कहीं मैं उनको खो ना दूँ, कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है लाइक, यानी पोएट की मॉम को कंपेयर किया गया है डेड बॉडी से, और वर्ड भी यहाँ पर यूज़ हुआ है लाइक। तो दैट मीन्स यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सिमिली नाम का आपका पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। सेकंड है वॉन एंड पेल। वॉन यानी काफ़ी वीक, और पेल पीला हो गया चेहरा। तो यहाँ पर लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी यानी कि हैप्पी, तो बहुत खुश बच्चे। तो ठीक है, ये यूज़ तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना एज वर्ड यूज़ हुआ है ना लाइक, तो यहाँ पर भी कोई सिमिली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी would be the right option to the question, like that of a corpse. Next, quote an example of alliteration used in the poem. Alliteration भी एक तरीके का poetic device होता है, जिसमें जो भी words लिखे हुए रहते हैं उनके first letters जो होते हैं वो consonants होते हैं, ओके vowels होते हैं A E I O U, और उनको छोड़ के जितने भी दूसरे letters होते हैं वो consonants होते हैं। तो यहाँ पे alliteration poem में कहाँ यूज़ हुआ है हमें बताना है। लाइक एशन, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ऑलिट्रेशन यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि दोनों वर्ड्स के जो पहले लेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो ये नहीं होगा। सेकंड, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो यस यहाँ पे ऑलिट्रेशन यूज़ हुआ है, क्योंकि स्माइल स्माइल एंड स्माइल इन तीनों वर्ड्स के जो पहले लेटर्स हैं वो पहली चीज़ तो सेम है, और दूसरी चीज़ कॉन्सोनेंट है, यानी कि एस। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑलिट्रेशन यूज़ हुआ है। फ्राइडे मॉर्निंग, ये भी ऑलिट्रेशन नहीं है, क्योंकि दोनों के फर्स्ट लेटर्स अलग हैं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई डज अ पोएट फील स्कैर्ड। पोएट को हमेशा डर क्यों लगा रहता है। तो ऑप्शन है बिकॉज ऑफ अ ड्यूटीज़ एंड कमिटमेंट्स, क्योंकि उनका जॉब है, उनकी ड्यूटीज़ हैं, जॉब के प्रति उनके कई कमिटमेंट्स हैं जो उनको पूरे करने, तो उस चीज़ का उनको डर लगा रहता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि उनको तो माइंड में हमेशा सिर्फ एक ही डर लगा रहता था कि कहीं मैं अपनी मॉम को खो ना दूँ, कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है। तो उनके दिमाग में तो ये डर रहता था। बिकॉज ऑफ हर जॉब, अपनी जॉब की वजह से हमेशा डरी हुई रहती थी, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बिकॉज ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की वजह से डरी हुई रहती थी, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, क्योंकि कहीं पर भी पोम में उनके चिल्ड्रन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। बिकॉज ऑफ हर मदर्स डिटोरिएटिंग हेल्थ, डिटोरिएटिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, क्योंकि पोएट की जो मॉम थी उनकी हेल्थ, उनकी हालत काफ़ी डिक्रीज हो रही थी, यानी कि घट रही थी, इस वजह से उनको हमेशा डर लगा रहता था। तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि पोएट की मदर काफ़ी वीक हो गई थी, उनकी हेल्थ में काफ़ी गिरावट आ गई थी, जिसकी वजह से पोएट हमेशा डरती थी कि कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। नेक्स्ट, व्हाई डज अ पोएट फील पार्टेड, अपसेट एंड सैड। पोएट को पार्टेड यानी कि बिछड़ना में क्यों बुरा लग रहा था अपनी मॉम से, क्यों अपसेट फील कर रही थी, क्यों उनका मूड खराब था,
और क्यों बहुत ज़्यादा सैड यानी दुखी हो रही थी? तो ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हर फेयर्स, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा डर था कि मैं अपनी माँ को कहीं खो ना दूँ, इस वजह से बिछड़ते वक्त उनको काफ़ी अपसेट एंड सैड फील कर रही थी। बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं क्योंकि वो तो टाइम पे पहुंची थी एयरपोर्ट। फेयर ऑफ मिसिंग हर फ्लाइट, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं मैं अपनी फ्लाइट ना मिस कर दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था बिकॉज शी वॉज देयर ऑन टाइम। बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवर्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स, क्योंकि इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रही थी कि पोएट को लग रहा था कि मेरी अपनी माँ के प्रति कुछ ड्यूटीज़ हैं, उसको इस वक्त केयर की ज़रूरत है, लव एंड अफेक्शन की ज़रूरत है मेरे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेरी कुछ अपनी ज़रूरतें भी हैं, यानी मेरी खुद की ड्यूटीज़ हैं एंड कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जहाँ मुझे पहुँचना ज़रूरी है। इसीलिए वो बहुत डर फील कर रही थी कि कहीं मैं अपनी जॉब की वजह से या अपनी ड्यूटीज़ की वजह से अपनी माँ को खो न दूँ, यानी अपनी माँ के डेथ टाइम पर भी उसके साथ ना रह पाऊँ, इसीलिए वो हमेशा डर रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोम टुवर्ड्स द एंड? जैसे जैसे पोम एंड हो रही है तो आपको पढ़ते वक्त उसकी टोन कैसी लग रही है, यानी कि क्या कोई सैड एंडिंग है कि कोई हैप्पी एंडिंग थी, कैसी एंडिंग, टोन कैसी थी पोम की? तो आखिरी में एंडिंग सैड थी, होपलेस यानी कि उनको कोई उम्मीद नहीं थी, चेयरफुल यानी कहीं ना कहीं हैप्पी एंड पॉजिटिव थी, रेजिग्नेशन विद एक्सेप्टेंस। रेजिग्नेशन विद एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो जिसको आप समझ चुके हो कि आप चाहकर भी सिचुएशन को बदल नहीं सकते हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने उस सिचुएशन को जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या ऐसी सिचुएशन थी एंड में? तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी, सैड तो बिल्कुल भी नहीं थी और होपलेस बिल्कुल भी नहीं थी। कहीं ना कहीं पोएट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही थी, मन में भले डर था लेकिन फिर भी फेस पे स्माइल करती हैं एंड विद पॉजिटिविटी उन्होंने अपनी माँ को ये भी बोला जाते वक्त सी यू सून अम्मा, यानी कि हम फिर मिलेंगे, एंड कहीं ना कहीं एक हैप्पी या एक चेयरफुल एंडिंग वो डेफिनेटली करके गई। रेजिग्नेशन विद एक्सेप्टेंस यानी उन्होंने अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करी, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरी माँ मरे तो मरे या मुझे जॉब करनी है तो करनी है, नहीं, उन्होंने अपनी जॉब को जो कि उस वक्त प्रायोरिटी थी उनको वहाँ पहुँचना था, वहाँ तो वो गई ही गई, लेकिन यहाँ कोई सैड एंडिंग नहीं करके गई अपनी मॉम के साथ, यहाँ पर वो ये बोल कर गई कि आई विल सी यू सून अम्मा, यानी कि एक पॉजिटिव एक हैप्पी एंडिंग करके गई। तो बेसिकली शी वॉज चेयरफुल, दैट इज वाई शी वॉज स्माइलिंग, हंस रही थी वो एंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोम रिवॉल्व अराउंड? ये जो पूरी पोम है किस चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है और बार बार वही बात रिपीट करी जा रही है? तो ऑप्शन है पोएट्स फेयर, यानी कि पोएट के दिमाग में जो डर है अपनी माँ को खोने का वो, पोएट्स लव फॉर हर मदर, पोएट अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा लव करती है और इसी बात को बार बार बोला जा रहा है, थीम ऑफ ओल्ड एज कि बुढ़ापा की सच्चाई क्या है और बुढ़ापे में लोग कैसा फील करते हैं और उनकी वजह से दूसरों को उनके बारे में क्या फील होता है वो, या ऑल ऑफ दीज, या ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, कि पोएट के दिमाग में बार बार डर है उसके बारे में भी बोला जा रहा है, पोएट अपनी मॉम से बहुत लव करती है इसीलिए उनके दिमाग में ये डर बार बार आ रहा है और उनको लग रहा है कि मैं अपनी मॉम को ना छोड़ के जाऊँ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जॉब उस वक्त ज़रूरी है क्योंकि लिविंग अर्न करने के लिए जॉब करना ज़रूरी है, तो ये भी एक चीज़ समझाई जा रही है। थीम ऑफ ओल्ड एज यानी बुढ़ापा डेफिनेटली एक ना एक दिन आता ही और सबको आता है, एंड ओल्ड एज इज़ द ट्रूथ या यूनिवर्सलिटी ऑफ द लाइफ, तो ये भी सही है, एंड ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, what question arises from the complexity of the situation in the poem? complexity यानी कि difficult to understand, एक ऐसी situation which is complex and difficult to understand, समझ नहीं आता हमें उस situation में कि हम क्या करें। तो question पूछ रहे हैं कि ये जो situation थी पोएट की काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, पोएट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, अपनी मॉम के साथ रुक जाए या जॉब पे चली जाएं या जॉब छोड़ दें और मॉम के साथ रुक जाएं। सो बेसिकली काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उनकी। तो पोम में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या थी? व्हाट टू डू इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में क्या किया जाए, ऐसा तो वो नहीं सोच रही थी। क्यों? क्योंकि उनको ये तो पता था कि बुढ़ापा आया है मेरी माँ का, उनको लग रहा था मैं रुक जाऊँ उनके साथ, उनको टाइम दूँ अपनी मदर को। हाउ टू टेक केयर ऑफ वन स्किन, अपनी स्किन का कैसे केयर करना है, तो ऑब्वियसली नो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाउ टू ड्राइव, गाड़ी कैसे चलाना है, मतलब कुछ भी, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर।
हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये थी कि पोएट बैलेंस कैसे बनाए अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जॉब पर जाना उनकी ड्यूटी थी, मदर की टेक केयर करना, ख्याल करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर बीइंग अ डॉटर। यस, तो एक बेटी होने के नाते और एक एम्प्लॉय होने के नाते ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में बैलेंस कैसे बनाते हैं, इस बारे में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन खड़ी हो गई थी पोएट के सामने। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई। लास्ट में जब आपकी पोम एंड होती है तो एक लाइन आती है जहां लिखा रहता है स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो ये 3 बार स्माइल क्यों यूज किया है पोएट ने, और ये चीज क्या सिग्निफाई करती है, यानी हमें क्या दर्शाना चाहती है। तो ऑप्शन ए है पोएट वॉज गोइंग होम एंड वॉज इलेटेड, यानी पोएट अपने घर जा रही थी और बहुत इलेटेड थी, बहुत हैप्पी थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं था क्योंकि वो तो अपने घर से वापस अपने जॉब की तरफ जा रही थी, घर पे तो वो ऑलरेडी थी, आई हुई थी। पोएट वॉज हैप्पी, पोएट बहुत खुश थी, नहीं, पोएट खुश होने का दिखा रही थी लेकिन अंदर से वो दुखी थी क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ रुकना चाहती थी, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। पोएट वॉज होपलेस, पोएट के मन में कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो वापस आएंगे और अपनी मॉम को जिंदा देख पाएंगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपनी मॉम को रीअश्योरेंस नहीं देती कि सी यू सून अम्मा, की मैं अगली बार आऊंगी और तुमसे ज़रूर मिलूंगी। पोएट्स डेस्परेट एफर्ट्स टू हाइड हर फियर्स, पोएट के मन में डर तो था कि कहीं मैं अगली बार आऊँ और अपनी माँ को ना मिल पाऊँ, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी स्माइल करके, चेहरे पे हंस के दिखाने की कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। तो वो काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी कोशिश कर रही थी अपने इस डर को छुपाने की स्माइल करके। ये जो स्माइल है ये उनकी रियल स्माइल नहीं थी, उनकी फेक स्माइल थी, ताकि वो अपनी मॉम को दिखा पाए कि वो एक्चुअली खुश है, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। जब वो अपनी मदर से पार्ट हो रही थी, यानी बिछड़ रही थी, एयरपोर्ट से जा रही थी, तो उस वक्त पोएट के फेस पे कैसा एक्सप्रेशन था। एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा कि मैं तो फ्लाइट में जा रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फनी, काफ़ी फ़नी फेसेस बना रही थी कि उस टाइम, बिल्कुल भी नहीं। सैड, बहुत ज़्यादा दुखी थी क्या, तो ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से तो सैड थी, अंदर से तो दुखी थी, लेकिन फेस पे स्माइल करके अपनी मॉम को अश्योरेंस दे रही थी कि मैं खुश हूँ। एंड स्माइलिंग, तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि लास्ट में वो स्माइल कर रही थी अपने डर को छुपाने के लिए। नेक्स्ट, हुज हाउस द पोएट वॉज लीविंग। पोएट किसका घर छोड़ के अपनी जॉब की तरफ जा रही थी। हर फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्तों के घर से, तो बिल्कुल भी नहीं। इन लॉज हाउस, अपने ससुराल घर को छोड़ के जॉब के लिए जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। हर हस्बैंड्स हाउस, तो हस्बैंड्स के हाउस या इन लॉज के हाउस तो वो आई नहीं थी, तो वो भी नहीं। हर पेरेंट्स हाउस, तो यस, वो अपने मम्मी के घर आई थी अपनी माँ से मिलने, कुछ दिन के लिए रुकी, उनसे मिली और वापस अपने जॉब के लिए जा रही थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर। बचपन से ही पोएट के मन में कुछ ना कुछ डर था। क्या था उनका वो बचपन का डर। फर्स्ट, पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से बिछड़ जाना, तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में उनके हस्बैंड, उनके चिल्ड्रन का कोई मेंशन नहीं है, यहाँ पे मेंशन सिर्फ उनकी मदर का है। पार्टिंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बिछड़ने का डर, तो वो भी बिल्कुल नहीं था। पार्टिंग फ्रॉम हर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स यानी कि आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके भाई बहन, उनसे बिछड़ने का डर, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। लूजिंग हर मदर, उनको सिर्फ एक ही चीज़ का डर खाया जाता था बचपन से कि मैं अपनी मॉम को कहीं ना खो दूँ, क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा अटैच थी एंड शी वॉज a loving daughter. So option number D is the right option, that is losing her mother. Okay. Next, what were the words she used while parting from her mother. जब वो अपनी माँ से पार्ट हो रही थी, यानी बिछड़ के जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ अपने जॉब के लिए, तब कौन से वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए, आखिरी शब्द क्या उन्होंने बोले अपनी माँ से। सी यू सून बा, सी यू सून बा, बा का मतलब होता है गुजराती में माँ, तो ये लोग गुजराती नहीं थे। ओके, सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। सी यू सून बीजी, बीजी बोलते हैं मम्मी को पंजाबी में, तो पोएट यहाँ पे पंजाबी नहीं थी, तो ये भी ऑप्शन नहीं था। सी यू सून माता जी,
माता जी यूजुअली टिपिकल हिंदी लैंग्वेज में माता जी कहते हैं, तो शी वॉज ऑल्सो नॉट अ टिपिकल हिंदू, सो ये भी ऑप्शन नहीं था। सी यू सून अम्मा, यस, माँ को बोला जाता है यूजुअली अम्मा साउथ इंडियन लैंग्वेज में, तो यस दिस वॉज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी, सी यू सून अम्मा इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, what pangs did she feel when she looked at her mother? pangs का मतलब क्या होता है? पेन यानी दर्द। तो जैसे ही पोएट ने अपनी माँ को देखा, उसका वीक फेस देखा और लगा कि कितनी वीक हो गई है मेरी मॉम और इनको लव एंड केयर की ज़रूरत है, मेरे साथ की ज़रूरत है, तो किस तरीके का पेन वो फील कर रही थी पोएट अपने अंदर जब उन्होंने अपनी मॉम को देखा। तो पैंग्स ऑफ हेडेक यानी सर दर्द होने लगा उनको देख के अपनी मॉम को, तो ऑब्वियसली नो। पैंग्स ऑफ स्टमक एक, पेट दर्द होने लगा, ऑब्वियसली नो। पैंग्स ऑफ नी पेन, उनको घुटनों में दर्द होने लगा अपनी मॉम को देख के, बिल्कुल भी नहीं। पैंग्स ऑफ हार्ट एक, यानी बेसिकली उनको हार्ट में, दिल में दर्द हुआ, दिल में तकलीफ हुई कि मेरी मॉम बहुत ओल्ड हो गई, उनको मेरी ज़रूरत है, शी हैज़ बिकम वेरी वीक। अब इस हार्ट एक को हार्ट अटैक से मत कंपेयर करना। हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा, तो हार्ट अटैक बहुत अलग चीज़ है, हार्ट एक अलग चीज़ है। हार्ट एक यानी कि आप इमोशनली, आपको दिल में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है किसी चीज़ से, तो हार्ट अटैक एक अलग चीज़ है। यहाँ पे हार्ट अटैक की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, यहाँ हार्ट एक की बात हो रही है, यानी कि दिल में तकलीफ होने की बात। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, यानी पैंग्स ऑफ हार्ट एक यानी पेन ऑफ हार्ट एक, यानी कि दिल में तकलीफ हुई अपनी माँ को देख के कि मेरी मॉम जो है बहुत ओल्ड हो गई है, बहुत वीक हो गई है, बहुत लाइफलेस फील कर रही है, उनकी डेड बॉडी जैसी शक्ल दिख रही है, जैसे डेड बॉडी होती है वैसी वो इतनी इनएक्टिव टाइप की हो गई है। तो पैंग्स ऑफ हार्ट एक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको चैप्टर के एमसीक्यूज अच्छे से, पोम के एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे हमारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ गूगल पे जाना है, हमारी वेबसाइट का नाम magnetbrains.com डालना है, और जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ अलग अलग क्लासेज मैंशन है, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास 12th की इंग्लिश की वीडियोज़ देखनी तो आप क्लास 12th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का एक पेज आ जाएगा जहाँ 12th क्लास में पढ़ाने वाले सारे टीचर्स और उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ इंग्लिश का ऑप्शन है जो मैं पढ़ाती हूँ, जिस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ सारे वीडियो लेक्चर्स आ जाएगी जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ देखना है, फॉर एग्जाम्पल इसी पोम की वीडियो, फॉर एग्जाम्पल माय मदर एट 66, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पे आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो कैसे वेबसाइट से इजीली एक्सेस आप कर सकते हैं। और एक चीज़ जो हमको बिल्कुल भी नहीं भूलनी वो है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। सो तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।